जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के संपूर्ण श्रृंखला लेखन अपन प्रारंभ हुए थे और इस श्रृंखला में रासो साहित्य का अध्ययन अपन कर रहे थे और रासो साहित्य में भी जो 6-7 रासो ग्रंथ थे महत्वपूर्ण, उन सब की अपन चर्चा कर चुके थे। और रासो ग्रंथ में भी एक महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ जो अपने बीच बच रहा था वो था पृथ्वीराज रासो। कौन सा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। और आज की क्लास में पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी तथ्यों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। इससे पूर्व में अपन रासो साहित्य से संबंधित अपनी सारी क्लासें हो चुकी है। उसके लिए आप राइट हैंड पे जाएं, वहां आपको आई बटन मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की बात करें दोस्तों, तो यह रासो ग्रंथ जिस महोदय ने लिखा या जिस कवि ने लिखा है वो थे चंद्रबरदाई। कौन दोस्तों? चंद्रबरदाई। रासो ग्रंथ की जो रचना की थी दोस्तों, वो की थी चंद्रबरदाई ने। और जब बात चंद्रबरदाई महोदय की आ गई है तो थोड़ा इनके बारे में जान लें। चंद्रबरदाई महोदय का जन्म या चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1168 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1168 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जो यह हुआ कहाँ हुआ? लाहौर, जो कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर स्थान है, इस स्थान पर चंद्रबरदाई महोदय का जन्म हुआ था। और देखा जाए तो चंद्रबरदाई का जो वास्तविक नाम मिलता है दोस्तों, वो वास्तविक नाम जो मिलता है वो मिलता है पृथ्वी भट्ट या फिर बलिभद्र। क्या दोस्तों? पृथ्वी भट्ट। और इसी वास्तविक नाम का जो अपभ्रंश में देखा जाए तो वो होता है बलिदत्त। ठीक है, प्रश्न पूछ ले कि जो पृथ्वी भट्ट है या फिर बलिभद्र नाम है, जो ये किसके उपनाम है? तो ये दोनों ही नाम किसके वास्तविक नाम है दोस्तों? चंद्रबरदाई के। और ये चंद्रबरदाई कौन है? जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ नामक महाग्रंथ की रचना करी है, वो थे चंद्रबरदाई। और इनका जन्म कब हुआ? 1168 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। बात करें दोस्तों चंद्रबरदाई की, अपन बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय ने, किसने दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ को हिंदी भाषा का या हिंदी साहित्य का, क्या हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। क्या माना है दोस्तों? प्रथम महाकाव्य। इस प्रकार देखा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाग्रंथ की बात करें तो वो किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। जब ये महाग्रंथ हुआ, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो महाग्रंथ हुआ तो इन्हीं के अनुसार हिंदी का महाकवि कौन हो गया? तो बात करें कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन हो गया दोस्तों? चंद्रबरदाई। इस प्रकार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो कौन सा ग्रंथ माना जाएगा? पृथ्वीराज रासो। और उसी प्रकार अगर हिंदी का प्रथम महाकवि की बात करें तो कौन हुआ? चंद्रबरदाई। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय ने। ठीक है, उसकी बात करें दोस्तों, ये हुई चंद्रबरदाई की थोड़ी सामान्य सी जानकारी कि चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ वो हुआ 1168 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और किस ग्रंथ की रचना करते हैं? ये करते हैं पृथ्वीराज रासो।
और पृथ्वीराज रासो के बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? प्रथम महाकाव्य। और महाकवि की बात करें दोस्तों तो प्रथम महाकवि कौन हो गया? चंद्रबरदाई हो गया है। प्रथम महाकवि किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन प्रश्न महाकवि का न पूछ के हिंदी का प्रथम कवि की बात करें तो देखिए यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए कि प्रथम कवि किसका? हिंदी का प्रथम कवि की बात करें तो इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं और सर्वमान्य मत देखा जाए तो वो होता है सरयपा या फिर सरयपाद को। सरयपाद को हिंदी के प्रथम कवि की बात करें दोस्तों तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसे? सरयपा को। और हिंदी की प्रथम रचना की बात करें, हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो प्रथम रचना जो मानी गई है वो मानी गई है श्रावका आचार। किसने लिखी थी? आचार्य देवसेन ने लिखी थी श्रावकाचार। ठीक है, ग्रस्त जीवन के जो अपने जो सुंदर कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों की जो सुंदर विवेचना की गई है वो की गई है श्रावकाचार में। और ये लिखा गया था 933 ईस्वी में और इसमें 250 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं दोस्तों? 250 पद मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है पहले एग्जाम में और यहाँ से भी पूछ लिया गया है तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि जैसे बात करें अभी अपन कि हिंदी का प्रथम महाकवि तो आचार्य शुक्ल ने जैसे बताया कि जब पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य हुआ हिंदी का तो प्रथम महाकवि कौन हो गया दोस्तों? चंद्रबरदाई। और यहां प्रथम महाकवि ने पूछ के हिंदी का प्रथम महान कवि पूछ ले तो प्रथम महान कवि जो माना गया है दोस्तों वो माना गया था स्वयंभू को। और किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन महोदय ने कहा था स्वयंभू को। क्या कहा था? स्वयंभू महोदय को हिंदी का प्रथम महान कवि। देखिए यहाँ है महाकवि। देखिए महाकवि बात करें तो चंद्रबरदाई, ठीक है, और महान कवि की बात करें तो स्वयंभू। और आपको ज्ञात होगा कि जो स्वयंभू है इनको भी किसी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और वो किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उन्होंने माना है कि जो हिंदी का प्रथम कवि है वो कौन है? स्वयंभू। और हिंदी का प्रथम महान कवि जो माना है इनको माना था राहुल सांकृत्यायन महोदय ने। बात करें प्रथम महाकाव्य की तो प्रथम महाकाव्य हो गया पृथ्वीराज रासो। प्रथम रचना हिंदी की मानी जाती है वो मानी जाती है श्रावकाचार। और हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है सरयपाद। लेकिन महाकवि पूछ ले, महाकवि आपको ज्ञात होना चाहिए। महाकवि माना है किसे? महाकवि चंद्रबरदाई को माना गया है। बात कर चुके हैं कि चंद्रबरदाई के अन्य जो नाम है वो मिलते हैं बलिधद्ध या फिर पृथ्वी भट्ट। उसके बाद करें पृथ्वीराज रासो की दोस्तों तो पृथ्वीराज रासो को कुछ अध्यायों में विभाजित किया गया है। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को कुछ अध्यायों में विभक्त किया गया है। कितने में? 69 अध्यायों में। और इन अध्यायों का जो नाम मिलता है वो मिलता है दोस्तों समय या फिर सम्यों में इनको विभाजित किया गया है। कितने में? 69 प्रकार के सम्यों, समय भी बोल सकते हैं इनको या फिर सम्यों। ठीक है, प्रश्न यहां से बने कि पृथ्वीराज रासो को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इन भागों का नाम क्या मिलता है तो कितने वहां अध्याय दे दे, समय दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि 69 समयों में इसको विभाजित करके विभाजित किया गया है। पृथ्वीराज रासो को 69 समयों में विभाजित किया गया है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों कि इस पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के, क्या दोस्तों? 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। कितने प्रकार के? 68 प्रकार के। 68 छंद नहीं, आपको यहां विशेष ध्यान रखना है। 68 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं और 68 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। इसीलिए ही इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है।
अजायबघर से यहाँ तात्पर्य है जहाँ भांति भांति के लोग देखने को मिलते, जहाँ अजीबो-गरीबो लोग देखने को मिले, उसे बोलते हैं अजायबघर। उसी प्रकार यहाँ भांति भांति के मतलब 68 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं, इसीलिए ही क्या है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या कहा गया है, छंदों का अजायबघर या फिर छंदों का पिटारा कहा गया है। अब प्रश्न यहां से पूछ ले कि छंदों का अजायबघर कौन से ग्रंथ को कहा गया है, तो वो कहा गया है किसे, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, प्रश्न बने कि आदि काल में छंदों का अजायबघर कौन से ग्रंथ को कहा गया है, तो वो कहा गया है पृथ्वीराज रासो को। और इसी आधार पे, ठीक है, इसी आधार पे एक महोदय हैं प्रोफेसर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शिष्य थे। इन्होंने इसी के आधार पर के इन्होंने 68 प्रकार के छंदों की बात करी है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। इसलिए चंद अर्थात यहाँ चंद से तात्पर्य पृथ्वी चंद्रबरदाई महोदय से है, चंद को छंदों का राजा कहा है, छंदों का राजा कहा है। प्रश्न पूछ ले कि चंद को छंदों का राजा किसने कहा है, तो किसने कहा है, नामवर सिंह महोदय ने कहा है। इसी के साथ आपको एक और फैक्ट ध्यान रखना है, वो है शिव सिंह सेंगर। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। शिव सिंह सेंगर महोदय ने भी चंद को छप्पे छंद का राजा कहा है। देखो यहां से प्रश्न पहले एग्जाम में पूछ लिया गया है, परंतु यहां से प्रश्न नहीं आया है, हो सकता है पूछ ले। देखिए छप्पई छंद की बात करें तो जो चंद्रबरदाई महोदय हैं, चंद्रबरदाई का जो प्रिय छंद है वो है छप्पई छंद। कौन सा दोस्तों, छप्पई छंद। ठीक है दोस्तों, छप्पई छंद की बात करें दोस्तों तो ये रोला व उल्लाला से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, रोला और उल्लाला क्या जो संयुक्त रूप है वो आएगा छप्पई छंद। और जो प्रिय छंद है किनका, चंद्रबरदाई महोदय का, वो कौन सा है, छप्पई छंद इनका प्रिय छंद है। इसीलिए जो शिव सिंह सेंगर महोदय हैं वो क्या कहते हैं, चंद को छप्पई छंद का राजा कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है पहले भी, यहाँ से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछ ले कि छप्पई छंद का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। परंतु यदि विकल्प में शिव सिंह सेंगर आपको दिखे ही नहीं, क्या कि विकल्प में दे ही नहीं शिव सिंह सेंगर, तो उस समय आपको ध्यान रखना है विकल्प की निकटता के कारण यदि वहां नामवर सिंह अगर दे रखा हो तो नामवर सिंह आप विकल्प के साथ जाए, नामवर सिंह विकल्प वाले के साथ। यदि दोनों दें तो दोनों स्थिति में यहाँ इसको आपको ठीक है सही करना है। यदि दोनों न दे के सिर्फ एक दे तो जो भी देखा उसको अपने को सही मानना है। ठीक है, तो अब तक अपन ने बात करी कि 59 भागों में विभाजित किया गया, उन भागों का नाम है सम्य प्राप्त होता है। 68 प्रकार के छंद इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये 68 प्रकार के छंद मिलते हैं, इसीलिए इस ग्रंथ को छंदों का अजायबघर कहा गया है या फिर पिटारा कहा गया है। बात करें कि चंद को छंदों का राजा किसने कहा गया है, किसने कहा है, तो वो कहा है प्रोफेसर नामवर सिंह ने। माफ कीजिए। और बात करें छप्पई छंद, तो इनका जो प्रिय छंद है किसका, चंद्रबरदाई महोदय का जो प्रिय छंद है वो कौन सा है, छप्पई छंद। इसीलिए शिव सिंह सेंगर महोदय ने चंद्रबरदाई को क्या कहा है, वो कहा है छप्पई छंद का राजा। ठीक है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वो भी अपन ने अभी चर्चा करी है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो इसमें एक प्रारंभ में ही पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में ही एक कथन देखने को मिलता है दोस्तों, वो है कि उक्ति धर्म विशालस्य, उक्ति धर्म विशालस्य, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, क्या राज उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस सट्ट भाषा पुराण च पुराण, सट्ट भाषा पुराण च कुराण कथित मया, कथित
मया कि अर्थात इस जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, उसमें बड़े बड़े विशाल राजनीति और नवरसों की इसमें चर्चा की गई है। साथ ही साथ यहाँ छह भाषाओं का भी इसमें उल्लेख किया गया है और पुराण और पुराणों से संबंधित जो सारा उल्लेख किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है, ऐसा लिखते हैं माफ कीजिए चंद्र बरदाई किसमें, पृथ्वीराज रासो में। ये पृथ्वीराज रासो की पहली पंक्ति मानी जाती है, प्रथम पंक्ति मानी जाती है पृथ्वीराज रासो की, जिसमें यह छठ भाषा का जो वर्णन किया गया है ना दोस्तों, यह छठ भाषा से तात्पर्य है कि छह भाषाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। अब वो छह भाषाएं कौन कौन सी है, प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, तो आपको इन छह भाषाओं का ध्यान रखना है, जिसमें पहली है राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश। देखिए दोस्तों, भाषा की बात करें तो पृथ्वीराज रासो भी कौन सी भाषा में लिखा गया है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है मुख्य तौर से पूछे तो। अगर चलो बाकी बात अभी भी थोड़ी बात करते हैं, फिलहाल देख लेते हैं अपन छह भाषाओं की बात कौन कौन सी कर रहे हैं। यहाँ पे छह भाषाओं से क्या तात्पर्य है, छह भाषाओं से तात्पर्य की बात करें दोस्तों तो पहली है राजस्थानी, दूसरी अपभ्रंश, तीसरी ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, अवहट, राजस्थानी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, अवहट और अरबी फारसी। इस प्रकार देखिए, एक राजस्थानी, अपभ्रंश 2, 3, 4, 5 और एक हो गया अरबी फारसी। इन छह भाषाओं का उल्लेख है जो किस ग्रंथ में किया गया है, पृथ्वीराज रासो में किया गया है। और ये पंक्ति भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है कि उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस, छठ भाषा पुराण च कुरान कथित मया। अर्थात सब छह भाषाओं से यहाँ तात्पर्य है राजस्थानी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी और अवहट और अरबी फारसी। मुख्य तौर पे देखा जाए दोस्तों तो जो ये ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। और इसकी शैली की बात करें, क्या दोस्तों, शैली की यदि बात करें तो शैली होगी दोस्तों इसकी पिंगल शैली में। कौन सी दोस्तों, पिंगल शैली में। बिल्कुल, ये डिंगल और पिंगल दोनों ही शैली में लिखा गया है, परंतु जो ज्यादा प्रयोग किया गया है वो किया गया है पिंगल शैली का। इसलिए आपका ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्मवंश इसमें विद्यार्थी डिंगल का समझ बैठता है क्योंकि ये वीर रस से संबंधित, इसका जो मुख्य रस है वो है वीर रस में रचित रचना है। ये कौन से रस में, वीर रस में। इसका जो अंगी रस होगा वो कौन सा होगा, वीर रस होगा। और जो गौण रस की बात करें तो वो होगा श्रृंगार रस। गौण रस की बात करें दोस्तों इसमें तो गौण होगा श्रृंगार रस, और जो अंगी रस होगा, अंगी रस से यहाँ तात्पर्य मुख्य रस से, जो मुख्य रस होगा कौन सा होगा, वीर रस। और वीर रस जो लिखा गया वो अधिकांश डिंगल भाषा या डिंगल शैली में लिखा गया है, परंतु यह ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है। इसमें पिंगल शैली की मात्रा ज़्यादा मिलती है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये DSSB में प्रश्न पूछ लिया गया है और उसमें इसका जो सही आंसर माना गया था वो पिंगली माना गया है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो शैली पूछे तो कौन सी शैली, पिंगल शैली। ठीक है, बात करें मुख्य रस की, बात करें अंगी रस की तो वो कौन सा होगा, वीर रस। परंतु गौण रस की बात करें तो श्रृंगार रस भी इसमें देखने को मिलता है। यहाँ छठ भाषा से मतलब आपको ये छह भाषाओं से का ध्यान रखना है। अपन ने इसकी प्रथम पंक्ति की बात करी, साथ ही साथ इसमें अपन ने देखा कि कौन सा रस है, कौन सी शैली में पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, मुख्य तौर से इसकी भाषा कौन सी है, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। साथ ही साथ इस ग्रंथ में यह भी देखने को मिलता है क्या कि किस प्रकार अपभ्रंश भाषा, कौन सी दोस्तों, अपभ्रंश भाषा अवहट का रूप लेती हुई, हट्ट भाषा का रूप लेती हुई किस प्रकार पुरानी हिंदी की तरफ बढ़ रही थी, किस प्रकार पुरानी हिंदी की तरफ बढ़ रही थी। तो इस प्रकार ये भाषा का जो संक्रमण रूप था, संक्रमण जो रूप देखा जाता है वो इस ग्रंथ में देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो अपभ्रंश भाषा थी वो कालांतर में अवहट में बदलती हुई पुरानी हिंदी की तरफ बढ़ रही थी, उसका इसमें देखने को मिलता है। कौन से ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो में। उसके साथ साथ अपन ने बात करी कि पहला जो इसकी पंक्ति थी वो उक्ति धर्म विशाल से इस प्रकार की पंक्ति दे और पूछे, पहली पंक्ति पूछे कि ये कौन सा, मतलब ये जो प्रथम पंक्ति कौन सी है और उसमें दे, तो आपको ध्यान रखता है कि उक्ति धर्म विशाल से यहाँ से जो प्रारंभ होने वाली पंक्ति है वो इस ग्रंथ की प्रथम पंक्ति होगी। बात करें
कि जो इसमें अंतिम पंक्ति कौन सी है। तो अंतिम पंक्ति की बात करें दोस्तों तो वह है रावस असंभु नवरस में लिख देता हूं, रासौ माफ कीजिए, रासौ असंभु नवरस कि इस रासो ग्रंथ में असम मतलब असंभु शिव मतलब और नौरस सरस चंद छंद क्या दोस्तों, सरस चंद छंद किए अमीय सम, किए अमीय सम, अमीय से तात्पर्य अमृत। क्या कि इस रासों में असंभु नवरसों का और छंदों का प्रयोग किया गया है, किसके समान, अमृत के समान। मैंने इसमें क्या किसका प्रयोग करा है, इनका सबका प्रयोग करा है। साथ ही साथ श्रृंगार वीर करुणा, श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस, वीर करुणा, करुण रस की बात करें, श्रृंगार रस की बात करें, वीर श्रृंगार वीर करुणा, इन रसों के साथ साथ विभज्ज मतलब विभत्स रस, और साथ ही साथ किसे अद्भुत विभत्स अद्भुत संतमय संत समा, अर्थात इस रासो ग्रंथ में असंभु नवरस इनका सरस रूप में और छंदों का अमृत के रूप में मैंने क्या किया, इसमें प्रयोग किया है इसके समान, और श्रृंगार वीस करुणा विवक्ष और अद्भुत रस का इन संतों के समान इसमें समावेश किया गया है। ये इसकी अंतिम पंक्तियां, पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्तियां। या समापन पंक्ति की बात करें तो समापन इस पंक्ति के आधार पे होता है, और जो उसका प्रारंभ माना जाता है, जो इससे पूर्व अपन ने पंक्ति देखी कि उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस, उससे इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, ये हो गई बात प्रारंभ और अंत वाली पंक्तियों की। उसके बाद बात करें दोस्तों तो रासो ग्रंथ पे देखा जाए तो अप्रमाणिकता सबसे ज्यादा आरोप लगा है, किस पे, रासो ग्रंथ में, जिसमें सबसे ज्यादा जो लगा है वो लगा है पृथ्वीराज रासो पर। ठीक है, तो इसमें भी 3 या 4 मत देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला मत है दोस्तों अप्रमाणिक मत। अप्रमाणिक मत में बात करें दोस्तों तो देखा जाए तो श्यामल दास और एक मुरारी दीन, ये 2 थे, राजस्थान के महोदय थे। इनके माइंड में सबसे पहले आया था कि जो ये ग्रंथ है ये एक अप्रमाणिक ग्रंथ है, परंतु सर्वप्रथम जो अप्रमाणिकता का आरोप इस पे लगाया, देखो विचार तो सर्वप्रथम किसके आया, मुरारी दीन और श्यामल दास के, परंतु सर्वप्रथम जो इसको अप्रमाणिक ग्रंथ कहा वो किसने कहा, डॉक्टर वुलर महोदय ने, डॉक्टर वुलर ने। सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ने ये क्या है कि कश्मीर की यात्रा करने गए थे, ये बात है सन 1875 ईस्वी की, कि 1875 ईस्वी में वुलर महोदय कहाँ गए थे, ये कश्मीर की यात्रा पर गए थे। कहाँ, कश्मीर की यात्रा पर गए थे, और यहाँ इन्होंने जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक इन्होंने क्या पढ़ा, वहाँ एक महाग्रंथ पढ़ा, संस्कृत का ग्रंथ था, उसका अध्ययन करा। तो उसके अध्ययन में इनमें पृथ्वीराज रासो का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, तो उसके आधार पर ये क्या करते हैं कि जो ये रचना थी पृथ्वीराज रासो, इसको क्या कहते हैं, अप्रमाणिक कहते हैं। तो पूछ ले कि सर्वप्रथम जो अप्रमाणिकता का जो आरोप लगाया गया इस ग्रंथ पर, किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों, तो वो लगाया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर वुलर महोदय के द्वारा। ठीक है, किसके आधार पे लगाया, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1875 ईस्वी में कश्मीर यात्रा पे गए थे, उसमें इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज विजय ये संस्कृत का ग्रंथ था, संस्कृत का महाग्रंथ था, और इस संस्कृत का ग्रंथ के आधार पर इसके जो रचनाकार थे वो थे जयानक, और देखा जाए तो इसको 12 सर्गों में विभाजित किया गया था। इसके आधार पर क्या करा इन्होंने, डॉक्टर वुलर महोदय ने सर्वप्रथम किसका, अप्रमाणिकता का आरोप लगाया, किस पे लगाया, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पर। ठीक है, अब देखो अप्रमाणिक मत की बात करें तो सर्वप्रथम जैसे ही डॉक्टर वुलर महोदय ने इस पे अप्रमाणिकता का आरोप लगाया, तो उसके बाद राजस्थान के जिन 2 महान व्यक्तियों की अपन बात कर रहे थे, श्यामल दास मुरारी दीन,
श्यामल दास का संबंध दोस्तों जोधपुर से था और मुरारी दीन का मेवाड़ से इनका संबंध है, मुरारी दीन महोदय का। और इसी के साथ साथ रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय भी इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और इन्होंने अप्रमाणिकता आरोप लगाते हुए कहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है यह एक कैसा ग्रंथ है, जाली ग्रंथ है। इस प्रकार की संज्ञा देते हैं इसको कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय ये कह देते हैं तो इनके पीछे पीछे रामकुमार वर्मा भी क्या कह देते हैं, इसको अप्रमाणिक कह देते हैं। कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, अप्रमाणिक ग्रंथ में अपन पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं कि अप्रमाणिक ग्रंथ इन्होंने से कहा है। साथ ही साथ एक और महोदय है दोस्तों, अप्रमाणिकता की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। ये भी इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। किसको, ये पूरा एक ही नाम है इनका, ओझा जी का क्या नाम है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और साथ ही साथ एक और थे डॉक्टर मॉरिसन महोदय, डॉक्टर मॉरिसन। और एक और है जिनका नाम है अमृतलाल सील। और एक और है राय देवी प्रसाद महोदय। इन सभी महोदय ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक माना है। यदि पृथ्वीराज रासो में से, देखो रासो ग्रंथ में जो रासो साहित्य है उसमें से प्रश्न बनता है तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो एक प्रश्न पृथ्वीराज रासो में से आता ही आता है। या तो सीधा सीधा पूछ ले, सीधा सीधा नहीं पूछे तो प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो अप्रमाणिक मत है उनको सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसने कहा, वूलर ने कहा, वूलर महोदय ने, कब, 1875 में। ठीक, उसके बाद श्यामल दास, मुरारी दान, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामकुमार वर्मा, उसके बाद गौरीशंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर मॉरिसन, अमृतलाल सील और राय देवी प्रसाद। इन सभी ने क्या कहा है, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसको क्या माना है, अप्रमाणिक माना है। पहला मत हुआ अप्रमाणिक मत, जिसमें बात करिए अपन ने इन महोदय की। ठीक है, प्रमाणिक मत की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम प्रमाणिकता की बात जो करी वो करी कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने, दूसरे मत की बात करें प्रमाणिक मत, जिसमें सर्वप्रथम किसको, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ बोला, वो बोला कर्नल टॉड महोदय ने। ठीक है, उसके बाद बात करें श्याम सुंदर दास। देखिए अप्रमाणिकता की अपन बात कर रहे थे, उसमें आया था श्यामल दास। कौन दोस्तों, श्यामल दास। यहां कंफ्यूज नहीं हो, कई बार विद्यार्थी यहाँ ब्रह्मवश दोनों को एक ही समझ लेता है। तो ये श्याम सुंदर दास थे और श्याम सुंदर दास ने क्या माना है, प्रमाणिक ग्रंथ माना है। जबकि श्यामल दास जो महोदय थे उन्होंने क्या माना है दोस्तों, अप्रमाणिक माना है। इनके साथ ही है मिश्र बंधु। कौन दोस्तों, मिश्र बंधु महोदय ने भी इसको माफ कीजिए प्रमाणिक माना है। उसके साथ साथ ही मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित प्रमाणिक मानते हैं। और है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, ये भी एक पूरा नाम है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। ये भी इनको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं अपन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रमाणिक और अप्रमाणिक जो ये मत है इसके आधार पर किसने क्या माना है ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात करें एक और तीसरा जो मत है या जो तीसरा प्रकार है वो माना जाता है, तीसरा वर्ग, वो मानते हैं इसको अर्ध प्रमाणिक। अब जो ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं या जो आलोचक हैं, ये कहते हैं कि इसमें खुद उत्प्रेक्षक मतलब ये जोड़ दिए गए हैं कुछ, इसमें बाद में कुछ जोड़ा गया है, उसे कहा गया, उसके आधार पे इन्होंने क्या कहा है, इसको अर्ध प्रमाणिक कहा है। अब देखिए अर्ध प्रमाणिक में बात करें तो सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इस ग्रंथ को क्या मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। इन्हीं के साथ है और मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी,
सुनीति कुमार चटर्जी, और है अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा। एक और हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता स्वामी। अब देखिए अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो अर्ध प्रमाणिक में सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये क्या है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके साथ मुनि जीन विजय भी मानते हैं कि अप्रमाणित है। सुनीत कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा और दशरथ शर्मा, माता प्रसाद स्वामी, ये सब जो महोदय हैं ये क्या मानते हैं, इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं अपन, जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। बात कर रहा था मैं कि जो ये हैं अर्ध प्रमाणिक वो मानते हैं कि प्रक्षिप्त, कुछ इसमें प्रक्षिप्त खंड जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए बाद में जोड़ दिए गए हैं कि जो लिखा गया ग्रंथ है वो कुछ मात्रा में मिलता है और उसमें नया कुछ जोड़ दिया गया है। जो नया जोड़ा गया है उसे कहते हैं प्रक्षिप्त। कुछ प्रक्षिप्त खंड जोड़ दिए गए हैं और उसी आधार पर क्या कहते हैं, अर्ध प्रमाणिक कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी इन महोदय ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो यहाँ तक कह देते हैं कि इसमें जो सुख सुखी संवाद आता है, तो जो सुख सुखी संवाद आता है वहाँ तक ही ये प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके बाद का जो ये है उसमें क्या है, प्रक्षिप्त खंड जोड़ दिए गए हैं, इसलिए सुख सुख की जो संवाद है वहीं तक के जो ये महाकाव्य, इसको क्या माना गया है, प्रमाणिक माना गया है। ये कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें 3 मत हो गए, कौन कौन से हो गए दोस्तों, अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक वाला। इसके साथ ही एक और मत माना जाता है जिसे होता है नरोत्तम दास की बात करें दोस्तों, जब सभी नरों में उत्तम हैं नरोत्तम दास की, तो नरोत्तम दास ने दोस्तों इसको चतुर्थ श्रेणी में डाला है, वो डाला है मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य में यदि प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो रचना को मुक्तक काव्य किसने माना है, तो आपको ध्यान रखना है किसने माना है, नरोत्तम दास स्वामी ने माना है। बात करें दोस्तों कि श्याम सुंदर दास ने, जब बात कर रहे थे श्याम सुंदर दास की, तो श्याम सुंदर दास ने इसको प्रमाणिक माना है और श्याम सुंदर दास ने सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका संपादन किया। और कहाँ, कौन सी, उसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा में, काशी नागरी प्रचारणी सभा में। तो पूछ ले कि काशी नागरी प्रचारणी सभा में जो इसका संपादन किया गया है पृथ्वीराज रासो का, तो वो कब किया गया, 1905 ईस्वी में। तो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपन बात कर रहे थे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जिन्होंने इसको प्रमाणिक माना है। तो प्रमाणिक मानते हुए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, उन्होंने आनंद संवत की बात की है। किसने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, इन्होंने क्या किया है कि इसको प्रमाणिक ग्रंथ मानते हुए, अपन बात करें उसमें देखा होगा आपने कि इन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ माना था। प्रमाणिक ग्रंथ मानते हुए आनंद या आनंद संवत की इन्होंने बात की है। और इन संवत के आधार पर 90 तिथियों का जो अंतर आ रहा था, क्या 90 तिथियों का अंतर आ रहा था, उन सभी 90 तिथियों को ठीक करते हुए इसको प्रमाणिक ग्रंथ कहा है। किसने, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने। यदि आनंद संवत की प्रश्न पूछ ले कहीं भी एग्जाम में कि आनंद संवत से किससे का मतलब क्या था, कि आनंद संवत की बात करें तो आनंद संवत की बात करी पृथ्वीराज रासो को लेकर, किसने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। इन्होंने 90 तिथियों का जो अंतराल था उसको सही किया। और जिस प्रकार अपने जो विक्रम संवत होता है उसमें 57 वर्ष का अंतराल होता है, इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो आनंद संवत है इसमें 90 तिथियों का जो है अंतर है, उसको एक करते हुए इन्होंने क्या है, इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। ये बात हुई इसकी। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुख की संवाद कहा है। क्या कहा है, इसको सुख सुख की संवाद कहते हुए इन्होंने कहा है कि जो सुख सुख की संवाद था वहीं तक ये ग्रंथ क्या था, सुख सुखी संवाद। यदि प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा है, तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने क्या कहा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुख की संवाद कहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक इसके फैक्ट हैं, उन फैक्टों की चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि अब आगे क्लास बड़ी हो जाएगी। तो अपन ने आज जाना पृथ्वीराज रासो के बारे में, जिसमें प्रथम पंक्ति कौन सी थी, उक्ति धर्म विशालस्य, उसकी अंतिम पंक्ति कौन सी है, रासो असंभु नवरस, वहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पृथ्वीराज रासो के जो अपने प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और एक जो मुक्तक काव्य वाली श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। साथ ही साथ अपन ने जाना कि इसको सुख सुवी संवाद किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आनंद संवद की बात करें तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे का नाम आएगा। सर्वप्रथम इसको किसने क्या कहा, अप्रमाणिक कहा, वो किसने कहा दोस्तों? सर्वप्रथम अप्रमाणिक कहा डॉक्टर वुलर महोदय ने। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप इनको ध्यान रखें, और आगे की जो बात करेंगे वो अपनी आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।